अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। मैं हूं मुगीरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूं मारिया फारूकी के नावल वफ़ाई यार की एपिसोड 16। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दें। तो चलें शुरू करते हैं। भाई, आपसे कुछ बात करनी थी। हमदान उसके कमरे में आकर गोया हुआ। हाँ, आ जाओ। वो फाइल रखकर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। भाई, मुझे शादी करनी है, वो साफ लफ्ज़ों में अपनी बात बयान करता हुआ बोला। वाह, इतनी जल्दी? तैमूर हंसकर बोला। जी शायद। ये ना हो मैं देर कर दूं और आयतल की तरह उर्वा को। हमदान। तैमूर ने उसे फ़ौरन टोक दिया। मैं जानता हूँ जो कुछ आयतल के साथ हुआ वो ज़्यादती हुई है, मगर उर्वा के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसका तुमसे क्या ताल्लुक़ है, तुम अच्छे से जानते हो, और इस ताल्लुक़ के आगे कोई ताल्लुक़ नहीं आ सकता। इसलिए प्लीज़ उर्वा और आयतल को एक जगह मत रखा करो। और बात रही शादी की, तो कल बाबा आते हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ। उन्हें क्या मसला होगा, वो फुप्पो और दादी जान से बात कर लेंगे। जी भाई, मेरी तामीर भाई से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वो आयतल को समझाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। उन्हें भी बहुत दुख है आयतल के इस बिहेवियर का, मगर वो चुप कर गया, वरना उसके दिल में बहुत कुछ था कहने को। कोई बात नहीं, मेरी छोटी सी चिड़िया है, हमने गलत किया है, उसे नाराज़ होने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है, और अब ये मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। किसी की वीडियो बनाकर उसे तंग करने के सिलसिले में केस हो जाता है, और ये केस होगा। अब मैं छोड़ूंगा नहीं उस शख्स को। वो गुस्से के साथ बोला तो हमदान भी इस बात में सर हिला गया। भाई, खाना लग चुका है, खाना खाने के लिए आ जाएं। मुलाजिमा ने आते ही दोनों से कहा। जी चलें, आप, हम आ रहे हैं। मुलाजिमा को जवाब देकर हमदान फ़ौरन उठ गया। आयतल, तुम सबको प्यारी हो, मुझे था, मैं तुमसे हमदान से ज़्यादा प्यार करता हूँ, मगर तुमसे हमदान किस शिद्दत से प्यार करता है ये देखकर मुझे लगता है तुमसे मम्मा पापा को भी इतनी इंसियत नहीं जितनी हमदान को है। तुम देखो तो सदके वारी जाओगी कैसे वो सबसे तुम्हारे लिए लड़ रहा है, मगर मैं बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा, बहुत जल्द। खुद से बात करता तैमूर उठ खड़ा हुआ। रात के 8 बज चुके थे। हल्की हल्की पीली रोशनी में डाइनिंग टेबल एक खूबसूरत ही नज़ारा पेश कर रहा था। सफ़ेद और पीली रोशनी इस जगह पर एक खूबसूरत तिलस्म पैदा कर रही थी, और ये ईजाद भी आयतल की गई थी। टेबल पर सुकूत देखकर वो उसे शिद्दत से याद आई, मगर वो हल्का सा मुस्कुरा गया। खाने पर सब मौजूद थे। अरमान साहब को कुर्सी पर बैठते देखी तैमूर उजलत में बोला। बाबा, आप कब आए? तैमूर ने सरसरी से सवाल किया। मैं अभी आधा घंटा पहले। उन्होंने रोटी का निवाला तोड़ते हुए मुख्तसर कहा। मीटिंग कैसी रही? बहुत अच्छी। कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, खाना खा लो फिर करते हैं। जी बाबा, मैंने भी कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ कहो। अरमान साहब खाना खाते हुए बोले। बाबा, हमदान की शादी कर देनी चाहिए। वो सीधा मुद्दे पर आया। उसकी इतनी साफ गोई देकर हमदान की आंखें फैली की फैली रह गईं। ठीक है, शादी कर देते हैं। अरमान साहब का जवाब सुनकर तो उसका खाना ही अटकने लगा था। तभी दादी जान को खाना डालकर देती उर्वा ने उसके सामने पानी का ग्लास रखा। हम भी सानी की शादी का सोच रहे हैं। समीना बेगम ने बीच में टांग अड़ाई। दरअसल उसका BS हो गया है और वो आगे पढ़ना नहीं चाह रही, तो मैंने और अरमगान ने सोचा कि उसकी भी शादी कर दें। मैं भी बात करने वाली थी, मगर पहले तैमूर बोल पड़ा। अरमगान साहब ने अपनी बीवी को घूर कर देखा। उनके दरमियान ऐसा कोई मामला नहीं हुआ था, कोई भी ऐसी बात नहीं हुई थी। सानिया माँ की चालाकी को देखकर शिश्तर रह गई थी, मगर उसके अंदर खुशी के लड्डू फूट रहे थे। हमदान की शादी का भी सोच रहे हैं और सानिया की भी, तो आपस में ही कर देते हैं। क्या ख्याल है तुम दोनों भाइयों का? दिलशाद बेगम की बात सुनकर अमरहा बेगम को भी झटका लगा था। वो जो खुद दिल से चाहती थी कि उनकी बेटी और हमदान की शादी हो, मगर अपनी माँ की बात सुनकर वो चुप कर गई। मगर उनकी बात सुनकर हमदान और उर्वा वहीं जामिद हो गए। तैमूर के चलते हाथ रुक गए थे। उन्होंने क्या सोचा था और दादी जान ने क्या बात कह डाली थी? मुझे तो कुछ एतराज़ नहीं है, आप भाई साहब से पूछ लें। अरमान साहब उनकी बात पर रजामंदी जाहिर करते हुए गोया हुए। अपना तीर निशाने पर लगा देख समीना बेगम फूले नहीं समा रही थी। दोनों तरफ की रजामंदी देखकर हमदान खाना छोड़कर चल दिया। इसे क्या हो गया? महजबीन माथा सुकेड़ते हुए बोली। मैं देखता हूँ। तैमूर जल्दी से उसके पीछे गया। उर्वा, तुम तो खाना खा लो। वो जो फ़ख्र रंग के साथ कुर्सी पर सुन बैठी थी सानिया की बात पर ठिठकी। वो मजबूरन सा मुस्कुराई। हमदान, तैमूर ने उसकी बाजू खींची। क्या हो गया है? हौसला कर, बात हुई है, सिर्फ शादी नहीं जो तू ऐसे रिएक्ट कर रहा है। भाई, बात हुई है आज, कल शादी हो जाएगी। मैं शादी नहीं कर सकता सानिया से, आप अच्छे से जानते हैं सब कुछ। मैं इस लड़की को किसी कीमत में नहीं छोड़ सकता। मैं बुज़दिल नहीं हूँ कि शादी के ख्वाब किसी को दिखाऊं और शादी किसी से करूं। आपको पता था ताई जान इस बात की ख्वाहिशमंद है, तो आपने क्यों सबके सामने बात की? अब वो तैमूर से ही बिगड़ रहा था। मुझे ये थोड़ी पता था कि वो फ़ौरन बोल देंगी। मैं सारी बात करने वाला था, किस लड़की से शादी करना चाहते हो तुम, ये भी बताने वाला था, मगर ताई जी ने, वो अभी इतना ही बोला था कि महजबीन आ गई। हमदान, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां तुम चाहोगे। रही बात सानिया की, इस मामले को मैं खुद हैंडल कर लूँगी। महजबीन की बात सुनकर वो दोनों हैरान थे। तैमूर को उससे इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, मगर वो कह गई थी। उसका उतरा चेहरा इस बात का गवाह था कि उसने दुखी दिल से ये बात कही है, मगर वो चुप था। भाभी, जब मैं अमेरिका था तब भी आपने मुझसे कहा था, मैंने तब भी बताया था आपको कि ऐसा नहीं है। भाभी, मैं पसंद करता हूँ किसी को, बल्कि पसंद तो बहुत दूर, मुझे मोहब्बत है उससे। मैं उसे कभी भी किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं मर जाऊँगा। उसकी आंखों में आई नबी महजबीन देखती रह गई। औरत की मोहब्बत मर्द से कुछ भी करवा सकती है। मैंने सुना था
आज अपने इतने समझदार से देवर को यूँ पागल होते और उन आँखों को पानी से भरता देख मुझे इस बात पर यकीन भी हो गया है। मगर तुम फिक्र नहीं करो, मैं बाबा से खुद बात करूँगी। वो उसको तसल्ली देकर कमरे से बाहर चल दी और वो तैमूर के गले लग गया। वो अपने बेड पर गुमसुम सी लेटी हुई थी। आयतल की कमी उसे शिद्दत से महसूस हो रही थी। उसने क्या सोचा था और होने क्या जा रहा था। नानो की बात पर सब सरखम कर देते थे, वो अच्छे से जानती थी। अगर उन्होंने कह दिया है तो वो इस बात को मुकम्मल करेंगी। महाजबीन भाभी और तैमूर भाई की दफ़ा भी कुछ ऐसा ही हुआ था। समीना बेगम अपने भाई के बेटे को महाजबीन का रिश्ता देना चाहती थी, मगर दिलशाद बेगम ने जब कहा कि नहीं, उसकी शादी तैमूर से होगी, तो सब इस बात पर सरखम कर गए थे। समीना बेगम बहुत लड़ी थी, मगर किसी को फ़र्क नहीं पड़ा था और वही हुआ था जो दिलशाद बेगम ने कहा था। वो गुमसुम सी बेड पर लेटी सोच रही थी, तभी उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। मगर वो हाल में मौजूद होते तो दरवाज़ा खोलती। टिकटिकी बांधे वो महज सामने पड़ी एलईडी को घूर रही थी। दरवाज़ा दोबारा नॉक हुआ। उसने एक बार दरवाजे की सिम देखा, मगर फिर वही निगाहें ठहराए उसे देखने लगी। वो दरवाज़ा छोड़कर एल्यूमिनियम की बनी खिड़की के पास आया और खिड़की खोलकर उसने अंदर छलांग लगाई। खिड़की बंद करके पर्दे ठीक करके उसने दरवाजे का लॉक खोला और बेड पर बैठी उर्वा तक गया, जो टिकटिकी बांधे सबसे बेनियाज सामने दरवाजे को देख रही थी। उसने करीब जाकर उसके बैठा, मगर वो चुपचाप खोए अंदाज में बैठी थी। उसे कितनी तकलीफ़ हुई थी वो जानता था। वो उसका था जिसके ख्वाब उसने सोते जागते देखे थे। वो किसी और का होने का सोच उसकी रूह तक को छलनी कर रही थी। कर्ब तो उसे भी था, मगर उसने इस लड़की को पहले संभालना था। वो उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता। इस बात का इल्म उसको था, वो जानता था, मगर उसका दिल किरची किरची हो गया था। वो इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ़ था। काफ़ी देर उसके चेहरे को देखने के बाद जब उसने कोई हलचल न की, ना ही उसकी निगाहों का जाविया बदला, तो उसने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। मगर वो ऐसे ही सुन बैठी थी। हमदान की जान, उसका इतना कहना था कि उर्वा फूट फूट कर रोने लगी। उसको रोते देख उसका दिल बाहर आ रहा था, मगर वो खामोश उसको अपने साथ लगाए उसके साथ बैठा था। बस इतना भरोसा था कि बात हुई रिश्ते की और तुमने खुद का ये हाल बना लिया। वो उससे जुदा होकर बोला, हमदान, मैं मर जाऊंगी। वो गमगीन आंखों के साथ बोली, और मैं ऐसा होने दूंगा? उसने आहिस्ता से उसके आंसू पूछे। हमदान, बड़ी मुमानी ने सब जान कर किया है। वो रोती हुई बोली, जानता हूँ, मगर इस सबसे कुछ नहीं होगा। उनका जो दिल करता है वो कर लें। होगा वही जो मैं और तुम चाहेंगे। तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर जाने से कोई नहीं रोक सकता, समझ आई? उसने उसके माथे पर बोसा दिया तो वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। सुबह मिलते हैं। वो उसके दोबारा गले लगकर कमरे से बाहर निकल गया। अभी उसके कमरे से बाहर निकला ही था कि अरमान साहब की गूंजदार आवाज़ पर वहीं रुक गया। उसके अवसान ख़ता हो चुके थे। मगर सांस लेकर वो मुड़ा। जी बाबा, उसने आहिस्ता से कहा, मेरे कमरे में आओ। वो फिर से चिल्लाए। रात के 12 बज रहे थे। सब अपने अपने कमरों में मौजूद थे। वो चुपचाप उनकी पैरवी करते उनके पीछे कमरे की तरफ चल दिया। इतना तो वो समझ चुका था कि वो उर्वा के कमरे से निकलता देख चुका है, इस वजह से वो मुतमईन था। उसको अपने शौहर के पीछे सर झुकाए कमरे में आते देख आयमा बेगम फ़ौरन उठकर बैठ गई। दरवाज़ा बंद करो, वो रोबदार आवाज़ में बोले। उनकी आवाज़ पर सर खम करते उसने दरवाज़ा बंद किया और हाथ बांधे सर झुकाए वो उनके सामने खड़ा था। तुम उर्वा के कमरे में क्या कर रहे थे? उन्होंने सीधे से सवाल किया। मिलने गया था। अदब से आ रही सीधा जवाब। वजह? वो कुर्सी पर बैठकर उसे गोया हुए। वो ठीक नहीं है इसलिए। उसने मुख्तसर जवाब दिया। बेटे की हाजिर जवाबी को देखकर आयमा बेगम गंग रह गई थी, मगर शौहर के सामने बोलने की उनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। उसको क्या हुआ है? और तुम्हारा ही जाना लाजमी था? वो उस पर चिल्लाए। जी, मेरा जाना ही लाजमी था, क्योंकि तकलीफ़ मैंने ही दी थी और जो तकलीफ़ दे अजाला भी वही करता है। मुकम्मल हाजिर जवाबी। क्या किया है तुमने उसके साथ? वो बिन बाप की बच्ची है। अगर कुछ गलत किया तुमने उसके साथ, मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। उनका लहजा और सख्त हो गया। बाबा, छोटे गलत करें किसी के साथ उनको माफ़ नहीं किया जाता। बड़े जब गलत करें तो उनको ये बात क्यों नहीं कही जाती? अब वो निगाहें उठाकर बोला, अपनी बकवास बंद करो और सीधा जवाब दो मुझे। अरमान साहब बुलंद आवाज़ में बोले, मैंने कोई ज़्यादती नहीं की बाबा, और ना मैं उसके साथ करने की सोच सकता हूँ। अलबत्ता आप सब लाजमी ज़्यादती करेंगे जैसे आयतल के साथ हुई, लेकिन उर्वा के साथ ये घर वाले तो पूरी दुनिया भी मिल जाए तो ज़्यादती नहीं कर सकती जब तक मैं ज़िंदा हूँ। उसको आप अगर मेरी बदतहजीबी समझना चाहें तो समझ लें, क्योंकि अब मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। और मैंने क्या कहा इसको सोचिएगा, शायद कोई माकूल जवाब हासिल कर सकें। वो माथे पर तेवड़ी डालता हुआ बोला, अपनी बकवास बंद करो, ये ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए। मैं वजह जानना चाहता हूँ। वजह बताओ और शक्ल गुम करो अपनी। वो तने जबड़े के साथ चिल्लाए, मैं उसे पसंद करता हूँ बाबा, शादी करना चाहता हूँ। आप मेरी शादी कर दें उससे। उसने साफ गोई से कहा। मैं अम्मी जान की बात से पीछे नहीं हट सकता। वो मुट्ठियाँ भींचते हुए बोले, दादी जान ने तो ये भी कहा था कि जैगम से आयतल की शादी करनी है, मगर आपने तामिर भाई से कर दी, क्योंकि वो तामिर भाई के साथ वो गुफ्तगू करती नजर आई थी। मैं भी तो एक जवान लड़की के कमरे से आधी रात बाहर आया हूँ, मुझे भी तो उसके कमरे से निकलते पाया है। न जाने हम में क्या क्या गुफ्तगू हुई हो, तो मुझे भी सज़ा दें, मेरी शादी भी कर दें उर्वा से। आयतल एक मर्द के साथ थी, वो बदकिरदार कहलवाई। मैं भी एक औरत के कमरे से बाहर निकला हूँ, मेरी कहानी भी वही है। वहाँ तो दोनों ने पसंदीदगी का इकरार भी नहीं किया था, यहाँ तो मैं इकरार भी कर रहा हूँ। मैं भी बदकिरदार ही हूँ बाबा, बिल्कुल आयतल की तरह। तो मेरे साथ भी वही मामला करें बाबा। लेकिन आप तो मुझसे सवालात पूछ रहे हैं। वो चीखती रही, उसकी सुनी तक ना गई।
वो बेटी थी बाबा, मैं बेटा। अपनी बात कहकर वो रुका नहीं, सीधा बाहर चल दिया। वो उनको अच्छा खासा गुस्सा दिलवा चुका था। वो जानता था वो बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी करके आ चुका था, उसे पता था। लेकिन बाज़ औक़ात बड़ों को उनकी गलती का एहसास करवाना पड़ता है, और वो भी वही कर रहा था, मगर उसका तरीका गलत था, नज़रिया नहीं। रात के 9 बज चुके थे जब वो घर आया। टेबल पर चाबियाँ और मोबाइल रखकर वो कमरे की तरफ चल दिया। वाइट कलर का ट्राउज़र और हाफ स्लीव शर्ट पहने, बालों को नफीस तरीके से सेट किए वो कमरे से निकला। पूरे घर में तारीकी थी, हर तरफ खामोशी का राज था। आयतल। खाली लाउंज को देखकर उसने उसे पुकारा, मगर कोई जवाब ना आया। ये कहाँ चली गई? वो अबरू उचकाते हुए बोला, आयतल। उसने दोबारा आवाज़ दी, मगर कोई जवाब ना आया। जेब से फ़ोन निकालकर वो कॉल मिलाने लगा, मगर फ़ोन को लाउंज में बजते देखकर वो तने जबड़ों से बाहर निकलने लगा। तभी हल्के से शोर की आवाज़ सुनकर वो पलटा। किचन की लाइट एकदम से जली। वो फ़ौरन किचन में गया, मगर वो बिल्कुल खाली था। आयतल, कहाँ हो? ये सब क्या है? वो संजीदगी से बोला, मगर कोई जवाब ना आया। तुम ड्रामे करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। जब रात को बाहर मौजूद दरख्तों से चुड़ैलों और जिनों के गुजरने की आवाज़ आई तो फिर चीखना। उसकी बात सुनकर वो फ्रिज के पीछे से बाहर निकल आई। तुम छिपकली हो जो फ्रिज के पीछे छुपी हुई थी? अगर करंट लग जाता? वो फिक्री अंदाज में बोला। कभी छिपकली कभी बच्ची, क्या मसला है भाई? वो रूहानसी सी बोली। तुम बच्ची ही हो, समझ आई? उसने अब्रू उचकाकर कहा। अच्छा, और आप बड़े दादाजी? वो मुट्ठी भरकर आटा उसके चेहरे पर लगाकर बाहर भाग गई, जिससे उसकी शेव सफ़ेद हो गई थी। आयतल, ये क्या हरकत है? वो गुस्से से बोला। उसको संजीदा देखकर वो घबरा गई थी। सॉरी। वो जल्दी से किचन में वापस आई। उसके करीब आते उसने आटे की मुट्ठी भरकर उसके बालों में डाल दी। मैं तो बढ़ा नहीं हूँ, अलबत्ता तुम बूढ़ी होकर कुछ ऐसी लगोगी। आटा उस पर फेंक कर वो बाहर भाग गया था। टीएस। वो उसके पीछे भागी। लाउंज में वो दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। पकड़ो। वो लाउंज में भागता हुआ उसके ऊपर कुशन उछाल कर बोला। उसने कुशन पकड़ते ही उसको मारा, मगर वो ज़मीन पर गिर गया। तुम्हारा निशाना कितना कमज़ोर है आयतल। ये लो एक और कुशन, एक बार फिर ट्राई करो। उसने दूसरा कुशन उसकी तरफ उछाला, मगर इससे भी वो ना पकड़ा गया। यार क्या, जिस इंसान की बीवी हो तुम, वो इतना अच्छा बॉलर और फील्डर है, और तुम? अफसोस। वो उसको चिढ़ाता हुआ भागा। एक एक कुशन वो उसकी तरफ फेंक रहा था, मगर वो एक कुशन भी सही से कैच ना कर सकी। अब लाउंज में कुशन ख़त्म हो चुके थे। तभी वो कमरे की तरफ भाग गया। कमरे से उठाकर कुशन उसने उसकी तरफ उछाला, मगर वो फिर कैच ना कर सकी। अब सारे कुशन इधर उधर बिखर चुके थे। तभी उसने तकिया उठाकर उसकी तरफ उछाला, जिसे वो फिर ना थाम सकी। अलबत्ता उसकी सारी रुई उस पर बरस लाजमी गई थी। तभी उसने वही तकिया उसकी तरफ उछाला जिसको उसने कैच कर ही लिया था, मगर उसकी सारी कॉटन कमरे में बिखर चुकी थी। पूरा कमरा सफ़ेद ओस की तरह लग रहा था। अब वो बेड पर खड़ा उससे बचने की कोशिश कर रहा था, जो सोफे के दोनों कुशन्स लेकर खड़ी थी। वो बिल्कुल उसकी सीट में खड़ी थी, और वो जानता था कि उसका निशाना सही लगेगा, मगर वो ऐसा चाहता नहीं था। इसीलिए वो छलांग लगाकर नीचे उतरा और उसे पीछे से डराया, मगर तभी उसका पैर कुशन पर आया और बैलेंस ना संभलने की वजह से वो बेड पर एक दूसरे के सामने गिर गए। बेड पर गिरते ही आयतल ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी, और वो ज़ोर से हंस पड़ा। उसे देखकर वो भी हंस पड़ी। उसके दोनों हाथ उसके सीने पर थे, और दोनों पागलों की तरह हंस रहे थे। हंसते हंसते उसने अपने बाजू उसके सर के नीचे रख ली, और वो उस पर सर रख के खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, मगर हंसी थी कि दोनों के रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पता है, अगर अभी अम्मी होती ना इधर, तो उन्होंने जूती उतार लेनी थी और देखना भी नहीं था कि कहाँ लगी है। बचपन में जब मैं और तहरीम ऐसे लड़ते थे तो बहुत मार पड़ती थी। वो मुस्कुरा कर बोला। मगर ये कमरा साफ़ करेगा कौन? वो अपने आसपास बिल्कुल ओस की तरह फैली कॉटन को देखकर बोली, जैसे वहाँ बर्फ़ पड़ी हो। हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी थी। किसी जिन को बुला लेना बाहर से। वो मुस्कुराता हो बोला। जिन नॉवेल्स में होते हैं, पिक्चर्स में होते हैं, हकीकत में नहीं। वो सामने खुली खिड़की को देखकर बोली, जहाँ 14वीं के चांद की मुकम्मल रोशनी उसके हाथों और तामीर की सफ़ेद शर्ट पर पड़ रही थी। वैसे ये क्या वाकई शामिर और आयतल की इस नावल में शादी हुई थी? जिन वाली बात पर उसको आयतल की कॉल याद आ गई, तो उसने फ़ौरन पूछा, कौन से नावल में? वो थोड़ा सा सर उठाकर बोली, इश्क जिन में शायद। उसने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, नहीं तो? दाइस और मेहर पोश की होती है। आप भी नॉवेल्स पढ़ते हैं? वो दोबारा सर झुकाकर बोली। उसका सर उसके सीने पर मौजूद था, और वो इतने अरसे बाद यूं ही बेवजह इतना मुस्कुरा और हंस चुका था कि वो ये भी भूल गया था कि किस लड़की का सर अपने सीने पर रखवाए लेटा हुआ है। मैं नहीं पढ़ता, तुमने ही बताया था। वो मुस्कुराकर बोला। मैंने कब बताया? वो सोचते अंदाज में सर मुकम्मल ऊपर उठाकर बोली। चांद की वजह से उसकी परछाई तामीर के वजूद पर पड़ रही थी, जो बिल्कुल उसके साथ औंधे मुंह कोहनियों के बल दोनों हाथों पर थोड़ी रख के उसको देख रही थी। जिस दिन तुम्हारा गला ख़राब था और तुमने हमदान के रूम से सिरप की जगह वाइन पी थी, तुमने मुझे कॉल की थी, और उसमें तुमने कितनी ही अक़ाबात से नवाजा था मुझे, और सनाबिल को जिन कहा था, और उसने तुम्हें कहा ये कहानी सुनाओ जिस नावल का नाम ले रही हो तुम। तो तुमने उसके आखिर पर शामिर और आयतल की शादी करवा दी थी। वो हंसता हुआ उसे सब बता रहा था, जैसे वो सारा वाक़या उसकी आंखों के सामने हो। तभी हमदान भाई ने मुझसे कहा था कि मेरे रूम में प्योरीफाई वाइन है। हाँ, तभी तुमसे सनाबिल पूछ रहा था उस दिन। उसने याद करवाया तो बुरा सा मुँह बनाकर बोली, मैंने क्या क्या कहा था वैसे? उसका बदला चुकाऊंगा कभी जब मौका मिला। वो हंसता हुआ बोला। एक बात कहूँ टीएस? वो मुस्कुराती हुई बोली। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है।
हाँ, तुम्हारे पास इतने प्यारे डिम्पल होने के बावजूद तुम्हारी स्माइल इतनी प्यारी नहीं जितनी मेरी है। वो हंसता हुआ उसकी दाएं गाल में डलते डिम्पल को उंगली से छूता हुआ बोला, जी नहीं, जिनके डिम्पल होते हैं उनकी स्माइल सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। टीएस आपको नहीं पता, लेकिन एक बात बताएं मुझे। वो मुंह बनाकर बोली। उसने अब्रू उचकाए। मेरे क्लास में पैसे नहीं थे तो इतने सारे पैसे आपने क्यों डाले? आयतल, मैंने पहले भी कहा था, तुम्हारी जिम्मेदारी फ़र्ज़ है मुझ पर और मुझे इसे अदा करना है क्योंकि मैं इसका जवाबदेह हूँ और जिम्मेदारी में ये बात शामिल है। इसलिए मैंने तुम्हारे वॉलेट में पैसे डाले थे, लेकिन ये तो इत्तेफाक हो गया, मैंने देख लिया। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे कहने से पहले ही मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँ, मगर फिर भी कभी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे ले सकती हो। बल्कि मेरा वॉलेट पड़ा होता है, तुम उसमें से निकाल लिया करो जितने भी तुम्हें चाहिए हों। तुम शादीशुदा हो, आंटी से पैसे मांगने से बेहतर है मुझसे पैसे लेना। उसने एक बात में ही उसका फ़ोन पे आयमा बेगम से पैसे मांगना भी गिनवा दिया था। आपको कैसे पता इस बात का? वो फटी आंखों से उसे देखते हुए बोली, क्योंकि मैं जीता जागता इंसान हूँ, अपने कान नाक आंखें हमेशा खुली रखता हूँ। वो एक अदा से बोला। टीएस, कोई ट्रेसर तो नहीं लगा हुआ आपने? वो मुंह बनाकर बोली। ये जो तुम टीएस टीएस करती फिरती हो ना, किसी दिन अम्मी ने सुन लिया तो तुम्हारी परेड हो जाएगी। एक दिन ऐसे ही मैं लाउंज में था तो कॉल आई, मुझे पता नहीं चला। कॉल लाउड स्पीकर पर अटेंड हो गई तो उसने कहा मीर्शा। वो खिलखिलाती हुई उसके सामने आ गई, उसके चेहरे से मुस्कान एकदम गायब हो गई। आयतल के गिर्द गिर्द से बाजू निकाल कर वो उठ खड़ा हुआ। मुझे कुछ काम है, लेट आऊँगा, लॉक कर लो दरवाज़ा, संजीदगी से कहकर वो बाहर चल दिया था। उसके बुझे चेहरे को आयतल ने भी नोट किया था, मगर सब उसकी समझ से बाहर था, तो वो सोच की लकीरें लिए उठ खड़ी हुई। जी फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। इस एपिसोड के बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए।